करके देखते हैं, समझ आएगा ज़रूर। हमारे पास टाइम जो हो रहा है 1:46:51 सेकंड्स है, सैटरडे 27 दिसंबर। कॉन्सेप्ट हमारा यही चली जा रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑथर की रूट को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कहना क्या चाहते हैं। प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जो लोग हैं, पीपल हैं, वो अपनी इनकम को छुपाते हैं और ये कहते हैं आई एम नॉट द ओनर, माई रिलेटिव्स। टीचर भी यही बताया, मेरे टीचर ने भी यही मुझे समझाया है कि मैं भाई इस चीज़ का ऑनर नहीं हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं। मतलब वो क्या कहता है, डीम्ड ओनरशिप है। लैंग्वेज क्या कहती है, ये लैंग्वेज का नाम क्या है, डीम्ड। मान वो ये दिखाता है, ये मनवा देता है कि भाई मैं नहीं हूँ, कोई और है। तो जो कोई और होता है उसको डीम्ड मानना जाता है। ठीक है, सेक्शन 27 में लिखा गया है, बिल्डिंग स्टे एम्प्टी वाइल पीपल सफ़र और ऑनर लाई अबाउट रेंट। तो ये जो एक वर्ड दिया जा रहा है ना कि जो बिल्डिंग खाली पड़ी है, जो लोग हैं वो उसका रेंट भर रहे हैं ना, और ओनर लाई अबाउट द रेंट, ओनर ने झूठ बोला। तो एनुअल वैल्यू और एक्चुअल रेंट उससे बोला जाता है, दोनों में डिफरेंस है। पीपल स्पेंड ऑल देयर मनी ऑन द रिपेयर एंड शो द ज़ीरो प्रॉफिट। क्या किया उसने, सारे के सारे खर्चे उस सारी की सारी मनी उस खर्चों पे लगा दी और ज़ीरो का प्रॉफिट शो कर दिया। खर्चा भी हुआ पर प्रॉफिट ज़ीरो शो करा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगी 30% के अकॉर्डिंग। पीपल टेक लोन बट डू नॉट फिनिश द हाउस फॉर द ईयर। वो लोन तो ले लेते हैं पर पूरा करते ही नहीं, कितने कितने साल तक। फिर वो क्या होता है इस भाषा में, इस लैंग्वेज में, इंटरेस्ट ड्यूरिंग, जब उन्होंने घर बनाने टाइम पे लिया था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे लिया था। अब ये टर्म्स क्लियर हो गई हैं, तो हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो एनुअल वैल्यू बोली जा रही है। एनुअल वैल्यू होती है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली, ऑनर कीपिंग हाउस एम्प्टी टू अवॉइड टैक्स और लाइंग दैट द रेंट इज़ वेरी लो। कई ओनर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं भाई हमारे घर का किराया बहुत कम है, या हमारा घर तो खाली पड़ा है, टैक्स को कम करने के लिए। ये एनुअल वैल्यू बोली जा रही है टेक्निकल टर्म्स में, सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ये है। डीम्ड ओनरशिप बताया था कि जब क्या होता है कि ऐसे बोल दिया जाता है कि मेरा नहीं है, किसी और का है। मतलब अ फादर ट्रांसफ़र अ हाउस टू अ माइनर चाइल्ड और स्पाउस, तो वो अपनी इनकम नहीं शो करते। सेक्शन 27 में है। अनरियलाइज रेंट क्या रह रहा, ये टर्म्स चल रही हैं अभी तो। टेक्निकल टर्म्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ ऑथर सॉ टेनेंट। अनरियलाइज रेंट मतलब जो पहले भी पढ़ा था, क्या लिखा गया है कि जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो कई चले जाते हैं बिना पे किए हुए। ऑनर इज सेड दैट ही हैज़ नो मनी। तो फिर वो चीज़ें ना रियलाइज्ड नहीं होती है। वैसे तो यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था, मिली नहीं उसको, है ना, रियलाइज़ ही नहीं हुई, रिलीज्ड होना चाहिए था, मिली नहीं, है ना, अनरियलाइज रेंट बोला जाता है। ऑनर ब्रिंगिंग फेक बिल्स फॉर पेंटिंग, प्लम्बिंग एंड रिपेयर टू शो द लॉस। कुछ कुछ इसके अंदर डिडक्शंस की बात भी की जाएगी, वो देखते हैं। बुक के अंदर दी जा रही है 30% होती है। कई बार ऑनर ना नकली बिल बना देते हैं पेंटिंग का, प्लम्बिंग का एंड रिपेयर का, कि उनको डिडक्शन मिल जाए। सेक्शन 24 में दी जा रही है ए में। सेक्शन नहीं याद रहते हैं ना। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, जिसको हम GAV बोलते हैं। इसका मतलब होता है फुल कैपेसिटी ऑफ द ईयर। ग्रॉस मतलब टोटल, एनुअल मतलब पूरा, वैल्यू मतलब कैपेसिटी ऑफ द ईयर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द ईयर लाइफ के अकॉर्डिंग है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। टोटल आवर्स कितने पड़े आपने। म्यूनसिपल टैक्सेस व्हाट आर द कंपल्सरी बर्डन्स, फैमिली मेडिकल नीड्स, म्यूनसिपल खर्चे, म्यूनसिपल टैक्स देना ही पड़ता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। नेट एनुअल वैल्यू व्हाट इज़ एक्चुअली, नेट मतलब होता है एक्चुअली माइंड टू वर्क विथ, प्योर स्टडी टाइम। सच में, नेट मतलब सच में क्या है। डिडक्शंस क्या होता है, अलाउेबल एक्सपेंसेस, एक्सक्यूजेज, सॉरी, सेक्शन 24 में है, जो कि थोड़ी थोड़ी मिलनी चाहिए, जैसे स्लीप, फूड, बेसिक रेस्ट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं फाइनल रिजल्ट मार्क्स ज़िंदगी के, पर उसके अकॉर्डिंग हाउस प्रॉपर्टी की इनकम।
इनकम क्या होती है हाउस प्रॉपर्टी की, कि जो भी मेरी इनकम है वो, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप 4 डिडक्शंस वगैरह देखते हैं। इस पॉइंट में लिखा जा रहा है कि जस्ट वेट, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है। एक बार ही हम ऑथर के माइंडसेट की तरफ भी चले जाते हैं। ऑथर जो है लॉ मेकर हैं, उन्होंने क्यों लिखा था, जब इकोनॉमिक डिसऑर्डर हो रहा था, पीपल वर इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी बट नॉट शोइंग इट एज अ बिजनेस। लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं पर बिजनेस शो नहीं करते। वो बिजनेस ही होता है उनका। उनको डर होता है कि लोग घर बनाएंगे, रेंट कैश में लेंगे और हमें को गवर्नमेंट को कुछ नहीं देंगे। लोग घर भी बना लेते हैं, रेंट भी कैश में दे देते हैं और गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। सोल्यूशन क्या किया, एक्चुअल रेंट जो आप बताते हो की बजाय एनुअल वैल्यू बता दी, इस पर टैक्स लगा दिया। एक्चुअली अब एनुअल पे लगेगा। एनुअल होता है जो होना चाहिए था, मतलब उस पे लगेगा। एक्चुअल मतलब जो बताते हैं, एक्चुअल रेंट कुछ और ही बताते हैं। ये सिर्फ लाइफ के अकॉर्डिंग चल रहा है। द मैसेज, आप सच बोलो झूठ, हम प्रॉपर्टी की कैपेसिटी पर टैक्स लेंगे ही लेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस क्या है कि घर हमेशा रहेगा, लोग हमेशा टैक्स बचाना चाहेंगे, प्रॉपर्टी का मालिक को लेकर हमेशा झगड़े रहेंगे, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रॉपर्टी के मालिक ये रहता है, बहुत ज़रूरी है ये, हर घर में भी होता है, मेरे भी हो सकता है, आपके भी। नीचे दिए गए उसके बाद हम देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में, जिसमें बोला जा रहा है ये MRFR का मतलब क्या होता है। ऑथर ने 3 बाउंड्रीज बनाई है ताकि आप झूठ ना बोल सके। जैसे कि एक ऑनर कहता है मेरा रेंट 5 करोड़ का, पड़ोसी का 10 का, ऑथर 10 का पकड़ेगा। तो देखते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं डिडक्टेड ओनली इफ़ पेड बाय द ओनर। ये तब होता है जब उस घर का मालिक खुद जाके पे करता है। ऑथर चाहता है कि आप लोकल बॉडी का टैक्स भरें, तभी डिस्काउंट मिलेगा, तभी डिडक्शन मिलेगी, तभी म्यूनिसिपल टैक्सेस में थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट भी मिलता है वही नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू होती है जेडी हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब की है। जब आप कई बार झूठ बोल देते हो, उसमें से आपने जितना टैक्स माइनस किया वो आपका रियल वर्थ है, वो आपका बचा हुआ एक्चुअल वाला चीज़ है। कंपलसरी खर्चे निकालने के बाद आपके पास कितनी पावर बची है, स्टैंडर्ड डिडक्शन उस पर अप्लाई हो जाती है। 24A के अकॉर्डिंग है, 30% मिलेगा, उसका 30% निकल जाएगा। ऑथर को पता है कि घर की मेंटेनेंस में खर्चा होता है, उसके लिए भी कुछ रिडक्शन चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको रियलिटी में समझना नहीं है, सिर्फ दिमाग में थोड़ा थोड़ा रखना है। अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे। सॉरी, ये तो गलत हो गया, कहाँ पे चल रहे हैं हम, थोड़ा सा इधर चलते हैं। ऑथर कहता है मुझे बिल मत दिखाओ, 30% फ्लैट ले लो और चुप रहो। ये क्या बना, डिडक्शन में क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 24A में ऑथर को पता है घर की मेंटेनेंस में खर्चा होता है। ऑथर कहता है बिल मत दिखाओ, 30% फ्लैट ले लो, चुप रहो। देखते हैं क्या है यार। इंटरेस्ट ऑन लोन फिर कैसे मिलेगा, 24B है, ए डिडक्शन मिलेगी, बी में लोन है। ऑथर इन्वेस्ट करने वालों को रिवार्ड देना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए, घर बनाने के लिए, कर्ज के लिए। उस इंटरेस्ट पर हम टैक्स कम करेंगे। जब आप किसी चीज़ का लोन लेते हो, आप किसी चीज़ के लिए लोन लेते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा क्या मिल जाता है, कम टैक्स पे करने को मिलेगा, उस पे मिलेगी ना। तो जब लिखा हो ना इसमें असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि तुम जिम्मेदार हो। मस्ट बी द ओनर। जब लिखा है ना कि प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन द ट्रेड, प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक
स्टॉक इन ट्रेड, क्या तुम इसे बेचने के लिए रखे हो या रहने के लिए? एक मिनट, जस्ट वेट। ये जो पॉइंट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था, उसमें ये लिखा गया है कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल चार्ज अंडर द एड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब दैट इज़ हेल्ड बाय द असेसी एज इन स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस। मतलब है कि क्या तुम इसे बेचने के लिए रख रहे हो या रहने के लिए। हेल्ड मतलब बेचना, एज अ स्टॉक इन अ ट्रेड। प्रॉपर्टी हेल्ड एज बेचने के लिए कर रहे हो कि रहने के लिए। पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है, समझ नहीं आता ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो आगे क्या लिखा है, एनुअल वैल्यू इज़ द सम, एनुअल वैल्यू इज़ द सम मनी विच द प्रॉपर्टी फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। समझ कुछ आया? एनुअल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है, ऐसी अमाउंट होती है जिसके लिए प्रॉपर्टी को एक्सपेक्ट किया जाता है साल में किराए पे दे सकते हैं। कैसे? एक अमीर आदमी अपना बड़ा बंगलो अपने दोस्त को सिर्फ मतलब रेंट पे कितने पे देता है, 1000 महीना रेंट पर दे देता है। बड़ा बंगलो, वाह यार, पेपर में लिख के देता है, उसको इनकम टैक्स ना भरना पड़े। कितना चालाक है ना ये लड़का। बाकी ₹50,000 वो कैश में ले लेता है। व्हाट? ऑथर ने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें कितने में रेंट पर दिया, मैं ये देखूंगा कि बंगलो मार्केट में कितने में जा सकता है। यही तो पॉइंट है, उसने यही तो पकड़ना है ऑथर ने, रीजनेबली एक्सपेक्टेड। तो आगे चलते हैं। प्रोसेस क्या है कि ऑथर ने एक फ़िल्टर बनाया कि जिसे हम कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। इसका मकसद है सच्चाई बाहर निकालना। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्सेस लोकल अथॉरिटीज़ के हिसाब से वैल्यू क्या है? सरकारी रिकॉर्ड्स को चेक करना, लोकल सरकारी अथॉरिटीज़ को चेक करना, सरकारी रिकॉर्ड्स को चेक करना। कोई करता है? करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू ये होती है। फेयर रेंट क्या होता है? पड़ोस के घर में कितने लेट आउट हो रहे हैं। ये चीज़ मैं क्यों नहीं करती यार, मेरे आसपास में भी कई ऐसे घर हैं। मार्केट वैल्यू से कंपेयर करो कि पड़ोस के घर कितने में किराए पे बिक रहे हैं, तो हमें मार्केट की वैल्यू पता लग जाएगी, कंपेयर भी कर लेंगे। दोनों में से लोकल अथॉरिटी के हिसाब से रिकॉर्ड चेक करा, दोनों में से ज़्यादा मतलब जैसे कि म्यूनिसिपल की वैल्यू लोकल अथॉरिटी कितनी है, फेयर रेंट मतलब होता है मार्केट में कितना है। दोनों में से सबसे ज़्यादा जो कि है इनमें से वही बेस है ओनर की चोरी पकड़ने का सबसे पहला स्टेप। उसके बाद लिखा स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोल एक्ट में होता है कि आपने एक लिमिट रखनी है, एक स्टैंडर्ड रखना है, लॉ से ऊपर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रखा जा रहा है। सेक्शन आगे लिखा है एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है लोअर हायर ऑफ ए एंड बी एंड डी। एक इंसान लिमिट सेट करता है, उन्होंने रीजनेबली वर्ड इसलिए यूज़ किया ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर रहे। जैसे आपका एग्ज़ाम 3 जन को है, रीजनेबल प्रोग्रेस एक्सपेक्ट करता है। अगर आपका एक्चुअल पढ़ाई कम है तो टैक्स आपका पोटेंशियल पर लगेगा, कैपेसिटी पर लगेगा। तो उसके बाद लोग प्रॉपर्टी से बहुत पैसा कमा रहे हैं पर देश को टैक्स नहीं दे रहे। घर की एसेट है और हर एसेट की एक कमाने की औकात होती है, हम इस औकात पर टैक्स लेंगे। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा। सेक्शन 23 तो दिमाग में एक डिटेक्टिव की टॉपिक पढ़ लीजिए। ऑथर ने हर वर्ड एक चोर को पकड़ने के लिए लिखा है, टैक्स इवेडर। समझ में आ गया? चोर, उसकी लैंग्वेज में इवेडर को चोर बोला जा रहा है, जो कि मुझे समझ आ भी गया था, आ भी चुका है। कैपेसिटी होती है घर का कितना कमा सकते हैं। ड्यूटी होती है क्या तुमने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो म्यूनिसिपल टैक्सेस। नेटवर्थ अब तुम्हारे हाथ में क्या बचा है, रिलीफ होती है सेक्शन 20। चलो थोड़ा डिस्काउंट हम भी देते हैं। थैंक यू।